अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी से एग्जाम में आते हैं या तो 2 इवेंट से रिलेटेड आते हैं या 3 कंपाउंड इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब 2 कंपाउंड इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली जो आते हैं उनको मैं डायरेक्टली वेन डायग्राम के डायग्राम से ही सॉल्व कर लेता हूँ, और इवेंचुअली अगर 3 का भी आता है तो वेन डायग्राम से ही सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी जनरली सिंपल क्वेश्चंस ही फ्रेम किए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं दैट इज इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, की प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिफाइन करना। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी कॉमन है और इस टाइप के क्वेश्चन जे एडवांस में भी आ सकते हैं। 3 इवेंट से रिलेटेड वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2013 का। तो यहाँ पे ये 2 इवेंट से रिलेटेड वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिफाइंड है ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/8 लेस देन इक्वल टू 3/8। तो यहाँ पे पी ए प्लस पीबी की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू करनी डिफाइन की वो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है, किससे लेस देन इक्वल टू है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं 2 सेट्स का या 2 इवेंट्स का। तो ये मैंने वेन डायग्राम बनाया है, इसमें 2 इवेंट्स एक्स और वाई और जेड से मैंने वहाँ पे स्पेसेस को डिफाइन किया है। वाई डिफाइन करता है ए एंड बी को, एक्स डिफाइन करता है ओनली ए को, जेड डिफाइन करता है ओनली बी वाले डायग्राम को। तो ओनली ए को ऐसे भी लिखा जाता है कि ए में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे दैट इज ओनली ए, और उसको ऐसे भी लिखा जाता है ए एंड बी बार। बी बार का मतलब जो बी में नहीं है, और बी में जो नहीं है और ए में जो है वो एक्स ही है, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन रीजन्स को लिखा कैसे जाता है, 2 इवेंट्स के केस में आपको पता होना चाहिए। ए एंड बी बार है, ये बी एंड ए बार है, ये ए एंड बी है, बाहर वाला है ए बार एंड बी बार, इस तरह से इसको लिखा जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पी ए प्लस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। पी ए प्लस पीबी कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और पीबी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमारा हो जाएगा दैट इज वाई प्लस जेड। वेन डायग्राम्स में ये स्पेस हमने डिफाइन किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी को एक्स वाई जेड से हमने डिफाइन किया है। तो हमें जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है एक्स प्लस 2y प्लस जेड की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हमें क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। तो ए यूनियन बी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे। अब ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जब भी लिखा होता है, अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के बताऊंगा जिसमें केसेस भी डिस्कस करूंगा इनइक्वालिटी बेस्ड। तो ये जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है, जो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है जो हम डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू 1, उससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है बाय डिफॉल्ट। अगर मिनिमम डिफाइंड है तो मैक्सिमम को आप डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू 1 हमेशा लिख सकते हैं, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज 1/8 से 3/8 के बीच में, दैट इज वाई की वैल्यू इसके बीच में हमें दी हुई। अब हमें क्वेश्चन में जो डिफाइन करनी है x प्लस 2y प्लस जेड की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 और इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 बोलूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसका एडिशन ले लूंगा इसके साथ में तो x प्लस 2y प्लस जेड ही यहाँ पे जनरेट होगा, और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। इन दोनों का लेफ्ट साइड में कर देंगे एडिशन और राइट साइड में इसका कर देंगे एडिशन 1 और 3/8 का। तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू 11/80 आएगी, मिनिमम 7/80 आ जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे देखी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2 इवेंट्स के केस में प्रोबेबिलिटी में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैसे डिफाइन करी जा सकती है क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और सेट्स में भी जब क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जेईई में आए भी हैं। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में भी बनाए जा सकते हैं। तो जब हम 2 इवेंट्स को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उन दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, या हम डिफाइन कर सकते हैं जब दोनों में कुछ कॉमन है। ये होता है जनरल डायग्राम जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके अलावा केस हो सकता है जब यहाँ पे एक जो इवेंट है वो दूसरे का क्या है, दैट इज सबसेट है। तो इवेंट ए जो है इवेंट बी के अंदर का पार्ट है। तो हम यहाँ पे ऐसे केसेस डिफाइन कर सकते हैं सेट्स के इंटरसेक्शन में। इसी के बेसिस पे फिर हम डिफाइन करते हैं ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ए यूनियन बी की अगर हम बात करते हैं तो ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये वैल्यू हो सकती है पी ए प्लस पी बी। अगर इन तीनों डायग्राम को हम देखते हैं तो ए यूनियन बी का मतलब ये रीजन और इस रीजन का एडिशन। मैक्सिमम आपको कहाँ दिख रहा है, इसी केस में दिख रहा है। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो वही वैल्यू हमें दिख रही है पी ए प्लस पी बी। लेकिन ध्यान रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में डिफॉल्ट एक वैल्यू हमेशा डिफाइन करते हैं, दैट इज दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो ऐसा क्वेश्चंस में क्या होता है जब पी ए और पी बी डिफाइन कर लेते हैं, सपोज एक वैल्यू 1/2 है और एक वैल्यू मान लीजिए 3/4 है, तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1/2 प्लस 3/4 नहीं लिख सकते मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 1/2 प्लस 3/4 तो 1 से बड़ा हो जाएगा और हमें पता है 1 से बड़ी वैल्यू कभी भी प्रोबेबिलिटी की नहीं होती। तो बाय डिफॉल्ट लेस देन इक्वल टू 1 तो हमेशा होगा ही होगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब दूसरा हम डिफाइन करते हैं मिनिमम वैल्यू। तो अब आप नोटिस करिए इस रीजन और इस रीजन का एडिशन मिनिमम कहाँ दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा जब यहाँ पे ये इसी के अंदर का पार्ट हो गया, तो उसके केस में क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो जाएगी, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो उसके केस में बोलेंगे कि अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू लिखनी है तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू विल बी मैक्सिमम ऑफ पी ए एंड पी बी।
अब ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मिनिमम वाला जो केस है वो ये होगा ए यूनियन बी का, जब एक दूसरे का सबसेट होगा। अब एक दूसरे का जो सबसेट होगा, फिर इनके अगर आप यूनियन लेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी, जो बड़ा वाला है प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है पीए और पीबी में से, जो भी बड़ी वैल्यू होगी दैट विल बी द मिनिमम ऑफ पीए यूनियन बी, क्योंकि फिर उसका सबसेट वहां पे हो जाएगा। तो ऐसे ए यूनियन बी की हम प्रोबेबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम करते हैं डिफाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब आप नोटिस करिए, अगर ए यूनियन बी को मैं डिफाइन करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू को अगर मैं मैक्सिमम कर देता हूं तो उसके केस में क्या होगा, उसके केस में ये होगा कि ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम हो जाएगा। ऐसा होगा ही, क्योंकि अगर आप इसको लेफ्ट में ले जाएंगे इसको राइट में, तो सब्ट्रैक्शन होने वाली चीज मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। सेम तरह से हम बोल सकते हैं जब ये वैल्यू मिनिमम होगी तब ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। इस तरह से हम ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी के मैक्सिमम मिनिमा को रिलेट भी कर सकते हैं। ये चीज हम यहाँ पे समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि मैक्सिमम जो है ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 ही होना चाहिए। ये तो हमें पता ही है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी के केस में हम मैक्सिमम मिनिमम कैसे कर सकते हैं डिफाइन, इन तीनों डायग्राम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी हमें यहाँ दिख रहा है मिनिमम 0 हो सकता है, जैसा हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज पॉसिबल। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इंटरसेक्शन के केस में, इंटरसेक्शन के केस में मैक्सिमम जो दिख रहा है कॉमन पोर्शन मैक्सिमम यही दिख रहा है, इस केस में आ सकता है। तो ये जो थर्ड वाला केस है इसमें ए यूनियन बी तो मिनिमम है, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम है, ऐसा होना ही चाहिए। वो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये चीज यहाँ पे दिख रही है, इस फॉर्मूला से भी ट्रू हो रही है। तो उसके केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉमन पोर्शन। कॉमन पोर्शन हमें कितना दिख रहा है, ए वाला, दैट इज मिनिमम ऑफ पी एंड पीबी, उतना ही कॉमन पोर्शन ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, तो वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू 0 कब नहीं हो सकती, ऐसा तब नहीं हो सकता जब यहाँ पे ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये केस कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब पीए प्लस पीबी जो है 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मिनिमम वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ये हमें यहाँ पे पता है, क्योंकि उसके केस में क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल तभी होगा जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 1 होगा, क्योंकि ए यूनियन बी की वैल्यू जो है 1 से तो बड़ी हो नहीं सकती। तो उसके केस में हम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी की वैल्यू को 1 लिख देंगे और यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा, खुद से बना के समझिएगा कि ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में क्वेश्चन के चांसेस हैं मिस्टेक होने के। तो ये हो गया 2 इवेंट से रिलेटेड डायग्राम। ऐसे मैक्सिमम मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाए जा सकते हैं। अब हम देखते हैं 3 इवेंट से रिलेटेड वेन डायग्राम का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे वेन डायग्राम से। दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। पहले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में साफ साफ डिफाइंड है पी ए पी बी पी सी, पी ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही मुझे दिख रहा है कि ये सारी वैल्यूज अगर डिफाइंड है, क्वेश्चन में जब ऐसा नहीं लिखा हुआ एक्जैक्टली वन ऑफ इवेंट हैपनिंग, एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट हैपनिंग, क्योंकि उसके केस में वेन डायग्राम की हेल्प लेना ज्यादा यूजफुल रहता है। उसके केस में अगर इस तरह से डायरेक्ट वैल्यूज डिफाइंड है तो फॉर्मूले का यूज करना ज्यादा इजी रहता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बताना चाहिए, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और उसमें ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फॉर्मूला में पता है। क्या क्या वैल्यू पता है, पी ए की वैल्यू में पता है 0.6, पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू पता है अल्फा, पीबी की वैल्यू पता है 0.4, पीसी की वैल्यू पता है 0.5। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे ए यूनियन बी पता है, तो इसको हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे। बी इंटरसेक्शन सी आपको पता है बीटा, यहाँ ये पुट कर देंगे। सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी 0.3 है, ये वैल्यू है 0.2। तो आपको दिख रहा है इस फॉर्मूले में अल्फा बीटा 2 वेरिएबल है और हमें ये वैल्यू नहीं पता, और हमें कैसे भी करके बीटा की रेंज निकालनी है, किस में लाई करेगा, बीटा किस में लाई करेगा, हम कैसे निकालेंगे। उसके केस में हमें क्या है, अल्फा पे दिया हुआ है इनइक्वालिटी, तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट कर दूं तो बीटा में इनइक्वालिटी बन जाएगी, तो बीटा की रेंज आ जाएगी। ऐसे हम सॉल्व करने का सोच सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसकी वैल्यू निकालते हैं इन्फॉर्मेशन से। तो उसके लिए ध्यान रखिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस में जब 3 सेट्स का होता है तो 2 सेट्स का फॉर्मूला भी यूज आ सकता है, या 2 इवेंट्स का, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में रिलेशन होता है, इसको तो यूज करना ही है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ऐसे निकालेंगे। ये वैल्यू 0.6 है, ये 0.4 है दी हुई, और ये वैल्यू हमें दी हुई है 0.8, तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू बीटा के टर्म्स में आ जाएगी सॉल्व करके 1.2 माइनस बीटा, और उसी में यहाँ पे रिलेशन दिखा हुआ है कि ये जो वैल्यू अल्फा की 0.85 से 0.95 के बीच में है, तो उससे बीटा में इनइक्वालिटी बन गई। इसको सॉल्व करके फिर आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 3 सेट्स के वेन डायग्राम का प्रोबेबिलिटी बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज करने से फायदा नहीं होता, जब इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब हम इसकी बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज वेरी कॉमन, जो बारी बारी एग्जाम में आता है। इसको हम बोलते हैं एटलीस्ट वन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी और सी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इवेंट हैपनिंग, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ही होता है। यहाँ पे होता है ऑल ऑफ ए बी एंड सी हैपनिंग, इसमें ए एंड बी हैपनिंग, बी एंड सी हैपनिंग, सी एंड ए हैपनिंग, इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो वेन डायग्राम से सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा, और उस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन में ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। एक बार 21 में आया था, और इस तरह का क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, और इस तरह का क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में भी आया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है एक्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर, एक्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी अकर, एक्जैक्टली वन ऑफ सी एंड ए अकर।
अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी हमने देखा था उसमें था एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी एंड सी अकर या ऑल ऑफ ए बी सी अकर, इस तरह से लिखा हुआ था। एग्जैक्टली ए एंड बी अकर से हमें वहां नहीं लिखा हुआ था, या तो लिखा था ए एंड बी अकर, बी एंड सी अकर, सी एंड अकर, ऐसे था, एग्जैक्टली वर्ड नहीं था। तो इसलिए वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करना इजी रहता है। देखिए इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम बनाया है मैंने 3 सेट्स का या 3 इवेंट्स का। तो जब यहाँ बात कर रहा है तो ए बी सी के हिसाब से, तो सबसे पहले मैं रीजन को डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी, इसको एक्स बोल देंगे, वाई बोल देंगे जेड, एंड दिस इज रीजन पी। तो ये डिफाइन करता है ऑल ऑफ ए बी एंड सी, ये डिफाइन करता है ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी। ये हो गया ए एंड बी, ये हो गया बी एंड सी, ए एंड सी, और ये हो गया बी एंड सी। ये यहाँ पे ये डिफाइन करता है। तो अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या है? दोनों में से एक ही अकर होना चाहिए, दोनों नहीं अकर होने चाहिए। तो दोनों अकर होने वाला रीजन कौन सा है? दोनों अकर होने वाला रीजन दिख रहा है मुझे ये वाला। इसके अलावा जो भी है दैट इज एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी कौन सा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है ए, वाई, जेड और बी। ये वैल्यू आपको दी हुई है, इन चारों का सम दिया हुआ है 1 माइनस के। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी। ये हो गया एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी। तो वो डिफाइन करेंगे, तो वो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? एग्जैक्टली वन ऑफ बी एंड सी आ जाएगा यहाँ पे ये वैल्यू बी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस सी। ये कैसे आया? तो इसमें से वो रीजन हटा देंगे जो बी एंड सी वाला है। बी एंड सी वाला रीजन ये है, तो ये हम यहाँ से हटा देंगे। जो बचा हुआ है बी एक्स वाई सी, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2 के। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बना लेंगे एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड सी। तो ए एंड सी के हिसाब से देखेंगे एग्जैक्टली वन, तो ये वाला हटा देंगे जब दोनों अकर कर रहे हैं। तो आएगा ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस जेड। ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 माइनस के। दैट इज द थर्ड इक्वेशन। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एबीसी अकर साइमल्टेनियसली इज के स्क्वायर। तो साइमल्टेनियसली मतलब तीनों साथ में अकर कर रहे हैं। ये वैल्यू पी है, तो पी की वैल्यू है के स्क्वायर। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। अब क्वेश्चन में लिखाना है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी अकर। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या है? ये वैल्यू है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये वाली जो वैल्यू निकालनी है, तो हमें यहाँ पे जो इवेल्युएट करना है दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी। यही वैल्यू हमें करनी है इवेल्युएट। दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये क्या है, मैं फॉर्मूले से इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने अगर ये इक्वेशन बनाई है 4, तो इन चारों से इसका आंसर आना चाहिए। मुझे इसमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए डिफाइन होता हुआ मुश्किल लग रहा है अगर आप वैसे देखेंगे तो। लेकिन ऐसे इक्वेशंस की टर्म में देखेंगे तो इसको सॉल्व करना ईजी है, क्योंकि हमें पता है ए बी सी एक्स वाई जेड का सम चाहिए। तो इन तीनों इक्वेशन को सम करेंगे तभी तो यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड आना चाहिए। तो हम यार यही थॉट प्रोसेस होगा कि अगर मैं इन तीनों को सम करने का सोचूं, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा वेरिएबल हैं और 3 इक्वेशन है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज ही यहाँ पे जनरेट होगा। तो उसके लिए आप नोटिस करिए, तीनों को ऐड करेंगे तो 2a 2b 2c 2x 2y 2z। तो ये जो वैल्यू आएगी ये 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। और राइट साइड में एडिशन करेंगे 3 माइनस में आ जाएगा 4k। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो यह आगे हमारे इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहेंगे तो हो जाएगी 3 माइनस 4k बाई 2। और ये वाली जो वैल्यू हमें निकालनी है ये हमें लिखा हुआ है के स्क्वायर, तो यहाँ ये पुट कर देंगे के स्क्वायर। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर किससे होगा, लेस किससे होगा। तो बेसिकली क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आती है, वर्टेक्स पे एग्जिस्ट करती है, तो आप वैसे वैल्यू निकाल सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, जो मैं अभी पहले भी आपको बताया था। ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1 से तो कम ही होना चाहिए। उसी के हिसाब से हम इसकी वैल्यू करेंगे डिफाइन। तो इस तरह से वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जनरली मैं वेन डायग्राम का फॉर्मूला तब यूज करता हूं जब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, नहीं तो मैं वेन डायग्राम का डायग्राम यूज करके स्पेस डिफाइन करके ही सॉल्व करता हूं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू थी, पहले भी मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफाइन करना बताया था 2 इवेंट्स के केस में वेन डायग्राम। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहां पे डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है प्रोबेबिलिटी में। तो सबसे पहले मैं वो कंफ्यूजन ही दूर यहाँ पे करता हूँ। तो ध्यान रखिए, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होती हैं, इनमें बेसिकली फर्क क्या होता है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। मैथमेटिकली का मतलब देखिए क्या है। तो अगर बोलते हैं हम कि 2 इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो होता है पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी के बराबर होता है। ये 2 इवेंट्स के लिए। 2 से ज्यादा इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। अगर 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी सी यहाँ पे होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, तो ध्यान रखिए पेयर वाइज में 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ए और बी भी इंडिपेंडेंट है, बी और सी भी है, सी और ए भी इंडिपेंडेंट है। तो उसके केस में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी को ए मल्टीप्लाइड बाय पी भी कर सकते हैं, बी एंड सी को भी कर सकते हैं, सी एंड ए को भी कर सकते हैं, और ए एंड बी एंड सी में भी प्रोडक्ट में फॉर्म में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में फर्क क्या है। तो थ्योरेटिकली या मैथमेटिकली अगर हम इसको देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0 वहां पे होता है। अब ध्यान रखिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होती हैं वो एक ही सैंपल स्पेस की जनरली 2 इवेंट्स होती हैं जो साथ में आकर नहीं हो सकती। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंगल सैंपल स्पेस की 2 इवेंट्स जो साथ में नहीं हो सकती हैं उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स या तो थ्योरेटिकल होता है कि उसमें जब हम ए एंड बी निकालते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कर देते हैं,
थ्योरेटिकली के अलावा ये जो दो इवेंट्स होती हैं जिनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं, वो जनरली दो डिफरेंट सैंपल स्पेसेस की दो अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूं, आपने एक कॉइन टॉस किया और आपने एक डाई को रोल किया। अब डाई का रोल करना और कॉइन का टॉस करना, दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि कॉइन के टॉस का सैंपल स्पेस डिफरेंट है, हेड और टेल आउटकम आएगा। डाई के रोल का सैंपल स्पेस डिफरेंट है, उसमें आउटकम 1 से लेकर के 6 का नंबर आएगा। तो अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें आपने पहले कॉइन टॉस किया, उसके बाद में डाई रोल किया, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दिस एंड दिस, कि हेड भी आना चाहिए एंड फिर वहां पे क्या आना चाहिए, इवन नंबर भी आना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों सैंपल स्पेस की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट जो वर्ड है आपको एग्जाम में कैसे यूज करता हुआ मिलेगा, कि सपोज 3 स्टूडेंट एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हर स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई होगी। अब हर स्टूडेंट के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करेगी, एक जो पहला स्टूडेंट सॉल्व करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी। तो दे आर थ्योरेटिकली भी और वैसे भी इंडिपेंडेंट है, और तीनों के सैंपल स्पेस अलग होंगे, या तो सॉल्व होगा या नहीं होगा, या सॉल्व होगा नहीं होगा, या सॉल्व होगा नहीं होगा। तो ये है इंडिपेंडेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सपोज अगर मैं एक ही सैंपल स्पेस में दो इवेंट डिफाइन करता हूं, थ्रोइंग ऑफ ए डाई में, या तो इवन नंबर आना चाहिए ऑड नंबर। अब इवन नंबर आना चाहिए और ऑड नंबर आना चाहिए, दे आर द पार्ट ऑफ सेम सैंपल स्पेस, दैट इज थ्रोइंग ऑफ ए डाई, बट वो दोनों साथ में अकर नहीं कर सकती है। ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको हम ऐसे करते हैं डिफाइन। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में जो वेन डायग्राम बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है कि यहाँ पे अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर यहाँ पे इवेंट ए है तो यहाँ ये इवेंट बी होगी, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। लेकिन वेन डायग्राम अगर हम बनाएंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, तो उस केस में वेन डायग्राम जैसा नॉर्मल वेन डायग्राम हम बनाते हैं वैसा ही हम यहाँ पे बनाएंगे। ध्यान रखिए, इस तरह से आप इंटरसेक्शन शो कर सकते हैं, ऐसा ही आप वेन डायग्राम बनाएंगे अगर वेन डायग्राम से आपको सॉल्व करना है। तो ये चीज ध्यान रखिए, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, या तो थ्योरेटिकल बनाए जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए ने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी आ चुका है, जेईई एडवांस में भी एक या दो बार आ चुका है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका मतलब ए भी सॉल्व नहीं करेगा, बी भी सॉल्व नहीं करेगा, सी भी सॉल्व नहीं करेगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तीनों की नहीं सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। या फिर क्वेश्चन बनाया जाता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी काफी कॉमन है। तो 1 माइनस नोबडी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, नोबडी सॉल्व्स का तो मैंने बता दिया, तीनों की नो सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसमें इस तरह से डिफाइन किया गया होता है। तो ये होता है सॉल्विंग द प्रॉब्लम, हिटिंग और मिसिंग ए टारगेट। तो वो भी क्या होगा, एक जना हिट करेगा, दूसरा हिट करेगा, वो भी इंडिपेंडेंट ही आपस में होंगे। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, सिंपल आपको प्रोबेबिलिटी को कब मल्टीप्लाई करना होता है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं वेन डायग्राम बेस्ड, जिसमें ये स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से भी वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अराउंड 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इसको मैं वेन डायग्राम में भी इंक्लूड कर सकता था, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट वर्ड वो एक्स्ट्रा यूज कर लेते हैं। तो उसके केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखी हुई है, ए यूनियन बी लिखी हुई है, ए एंड बी निकालें। तो आप चाहें तो दो इवेंट्स का वेन डायग्राम का आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपको पता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो आपको क्या लिखना है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। इस तरह से क्वेश्चन में आपको वो इक्वेशन लिखनी है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में वेन डायग्राम का 2 इवेंट्स का फॉर्मूला यूज करना है। अगर फॉर्मूला यूज नहीं करना तो वेन डायग्राम डिफाइन कर लीजिए एक्स वाई जेड सैंपल स्पेस में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए यूनियन बी इज 4/5, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/10, और ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की मैंने ये लिखी है, दिस इज ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी, दैट इज वाई, दैट इज पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी। पी ए कितना है, एक्स प्लस वाई, पी बी है वाई प्लस जेड। इसका प्रोडक्ट जो है वाई के बराबर होगा। मैं ऐसे भी इक्वेशन बना सकता हूँ। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/10, तो एक्स प्लस वाई इज 3/10। तीसरी हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे ए यूनियन बी इज 4/5, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट इज इक्वल टू 4/5। तो अब इन तीनों को सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल लीजिए, और ए एंड बी निकालना है तो आपको वाई निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल, आपको दिख रहा होगा कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 3/10, तो यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से z आ जाएगा, और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3/10, तो यहाँ से y और z में एक इक्वेशन आ जाएगी, और z तो हमें ऑलरेडी पता है, यहाँ से वो वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन बनाए जाते हैं वेन डायग्राम बेस्ड, जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट वर्ड को यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। और इसी में अगर वेन डायग्राम में अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वर्ड यूज कर लेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको 0 पुट करना है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम वेन डायग्राम, इसके अलावा तीसरे एक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड बनाया जाता है, जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट इवेंट आप बारी बारी करते जाते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बनाए जाते हैं और बिना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के भी बनाए जाते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो बारी बारी रिपीट करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इनफाइनाइट जीपी बनती है, उस टाइप के क्वेश्चन काफी कॉमन है, वो उसी क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी बनाए जाते हैं। तो वैसे क्वेश्चन देखते हैं जेईई मेन 2020 का। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जनरली क्या है, 2 प्लेयर आपस में एक गेम खेलते हैं, 3 प्लेयर आपस में एक गेम खेलते हैं, और उसमें
किसी एक प्लेयर की विन करने की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। इस टाइप का क्वेश्चन काफी कॉमन है। जैसे यहाँ पे देखिए, इन ए गेम 2 players A and B take turns in throwing a pair of fair dice starting with player A and total of score on the 2 dice in each throw is noted। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों के दोनों प्लेयर ए और बी यहाँ पे एक गेम खेलेंगे। स्टार्ट कौन करेगा? प्लेयर ए स्टार्ट करेगा और वो पेयर ऑफ फेयर डाइस थ्रो करेगा। पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो गया? दो डाइस थ्रो करेगा तो उसको कोई नंबर आएगा, जो नंबर आएगा उसका सम हम यहाँ पे काउंट करेंगे। फिर लिखा हुआ ए विंस द गेम इफ ही थ्रोज ए टोटल ऑफ 6 बिफोर बी थ्रोज ए टोटल ऑफ 7। तो ए कब जीतेगा? जब ए ने जब 2 डाइस फेंके तो उसका आ जाना चाहिए नंबर 6, बी के नंबर 7 आने से पहले, तभी क्या होगा? ए वहां पे जीतेगा। ध्यान रखिए, ए तभी जीतेगा जब ए का 6 आएगा और बी का 7 नहीं आएगा, तभी ए जीतेगा, नहीं तो ए नहीं जीतेगा। फिर लिखा हुआ है बी विंस द गेम इफ ही थ्रोज ए टोटल ऑफ 7 बिफोर ए थ्रोज ए टोटल ऑफ 6। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है बी कब जीतेगा? जब उसका 7 पहले आ जाएगा, ए का 6 नहीं आएगा उससे पहले। द गेम स्टॉप्स एज सून एज आइदर ऑफ द प्लेयर विंस। अब देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है गेम स्टॉप्स व्हेन आइदर ऑफ प्लेयर विंस। क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कितनी बार वो खेलेंगे, मतलब ए और बी कर सकते हैं, एक बार फेंका, 2 बार फेंका, 3 बार फेंका, 4 बार फेंका, इसीलिए क्या बनती है? एक इनफाइनाइट जीपी बनती है। ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसे भी बनाए जाते हैं कि दोनों ने 4 बार फेंका, उस पर कैसे ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बनाए। तो जब केसेस फिक्स कर देते हैं तो उसमें आप काउंटिंग अलग तरीके से करते हैं, नहीं तो आपको इनफाइनाइट जीपी बना के सॉल्व करना होता है। इनफाइनाइट जीपी कैसे बनेगी अभी आपको समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग द गेम निकालना है तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बिफोर 7 जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो निकाल लेते हैं कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर वो एक ही बार डाइस थ्रो करता है तो एक बार, बहुत बार नहीं किया, एक ही बार थ्रो किया तो पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेंगे, टोटल 36 आउटकम होते हैं। ए के विन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर वो थ्रो ए टोटल ऑफ 6 कर देगा, उसको मैंने पी से डिफाइन कर दिया, अगर उसका 6 आ जाता है नंबर तो ये जीत गया। तो अगर उसको मैं पी से यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ तो 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन 36 में से आप काउंट कर लीजिए। तो वैसे टोटल 5 केसेस होंगे। कौन से 5 केसेस होंगे? या तो हो सकता है 1 5, या हो सकता है 5 1, या 2 4, 4 2, या 3 3। ऐसे टोटल 5 केसेस होंगे 36 में से, तो वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। फिर यहाँ पे ए के लूज करने की प्रोबेबिलिटी उसके हिसाब से क्या होगी? उसका 6 नहीं आएगा, तब वो लूज कर सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि बी का भी क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। ये मान के चल रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं ए के लूज होने की प्रोबेबिलिटी नहीं, ए के 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो हो जाएगी यहाँ पे 31/36, इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर बी के विन होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 7 आने की प्रोबेबिलिटी अगर क्यू में बोल देता हूँ तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36। 7 के केसेस टोटल काउंट कर लीजिए आप, यहाँ पे कितने आएंगे? 1 6 6 1 2 5 5 2 4 3 3 4, ये हो गए हैं 6 केसेस, 6/36 आउटकम आ जाएगा। और बी के 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - 6/36 दैट इज इक्वल टू 30/36। तो अब ये जो चारों वैल्यूज आ गई इसको मैं यूज करूंगा। तो ध्यान रखिए, वैसे मैंने ए लूज लिखा है, ए लूज का डिपेंड करता है कि बी जीता नहीं है, बी जीता है, सॉरी, अगर बी जीतेगा तभी तो ये लूज करेगा। लेकिन इसको आप बोल सकते हैं ए के 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ये है ए के 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप इसको ये बोल सकते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, 6 बार की प्रोबेबिलिटी है, ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी है, और ये 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। हमने ये वैल्यूज करी है बेसिकली डिफाइन। अब हम देखते हैं ए गेम कब जीतेगा, तो उसका केस क्या हो सकता है। तो ए हो सकता है पहली चांस में एक गेम जीत जाए, क्योंकि पहला थ्रो किसने फेंका? स्टार्टिंग विद प्लेयर ए ही पहला थ्रो फेंकेगा, इसीलिए इसमें इनफाइनाइट केसेस बनते हैं। जैसे सपोज 2 लोग बैठे हैं, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो ए ने अगर थ्रो फेंका और थ्रो फेंकते ही अगर उसका 6 आ गया तो वो जीत जाएगा। तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर पहला थ्रो ए नहीं फेंका तो फर्स्ट थ्रो में ही अगर ए जीत जाए तो ऐसा पॉसिबल है कि बी को मौका ही नहीं मिले। फर्स्ट थ्रो उसने फेंका, उसका 6 आ गया तो वो जीत जाएगा, वही केस हो सकता है। या वो थर्ड थ्रो में जीतेगा। थर्ड थ्रो में क्यों जीतेगा? क्योंकि देखिए ऑल्टरनेट चलेगा, पहले ए फेंकेगा, फिर बी फेंकेगा, फिर ए फेंकेगा। तो ए कब जीत सकता है? या तो फर्स्ट थ्रो में जीतेगा कि पहले थ्रो में ही उसके 6 आ गया। अगर फर्स्ट में नहीं जीतेगा तो कब जीतेगा? पहले में 6 नहीं आया उसका, सेकंड में बी का 7 नहीं आया, क्योंकि बी भी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि अगर बी का 7 आ गया तो बी जीत जाएगा, लेकिन बी को नहीं जिताना, ए को जिताना है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, तो उसी के केसेस लिखेंगे। तो सेकंड में बी का 7 नहीं आना चाहिए, थर्ड में क्या आना चाहिए? ए का 6 आना चाहिए, इसलिए वो थर्ड थ्रो में जीतेगा, या वो फिफ्थ थ्रो में जीतेगा, या वो 7th थ्रो में जीतेगा, एंड सो ऑन। क्यों जीतेगा? फर्स्ट पे ए फेंकेगा, थर्ड में भी ए फेंकेगा, फिफ्थ थ्रो में भी ए फेंकेगा, 7th थ्रो में भी ए फेंकेगा, बी बीच में नहीं जीतना चाहिए। तो उसके हिसाब से अगर हम जीतेंगे फर्स्ट थ्रो में कब जीतेगा? जब फर्स्ट थ्रो में ही ए का 6 आ जाए, मतलब ये प्रोबेबिलिटी पी अगर हम डिफाइन कर दें वही प्रोबेबिलिटी होगी 5/36, वो यहाँ पे आंसर हम लिख सकते हैं। थर्ड थ्रो में कब जीतेगा? जब ए का 6 नहीं आया, मतलब हम बोल सकते हैं 6 बार या पी बार, वो वैल्यू लिखेंगे। ए का 6 नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। फिर ये थर्ड थ्रो की बात कर रहे हैं तो थर्ड तक अपने को जानता है, तो ये फर्स्ट वाला थ्रो है जब ए का 6 नहीं आया। फिर सेकंड थ्रो में क्या होगा? बी का भी 7 नहीं आएगा, दैट इज क्यू बार, और थर्ड थ्रो में फिर ए का 6 आ जाएगा, दैट इज पी। अब ये वैल्यूज मैंने क्यों लिखी? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी, क्योंकि अगर सिर्फ क्वेश्चन ये होता कि थर्ड थ्रो में ए जीता तो आप सिर्फ एक ये केस की प्रोबेबिलिटी निकाल के आंसर लिख देते। ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ हो सकता है कि एक सिंगल केस के हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालने को बोले, तो आप बोलेंगे थर्ड में कब जीतेगा? जब फर्स्ट में ए नहीं जीतेगा, सेकंड में बी नहीं जीतेगा, थर्ड में ए जीत जाएगा, तभी हमने ये प्रोबेबिलिटीज लिखी। और ये तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट आपको दिख रहा है, क्योंकि दोनों थ्रो करेंगे तो उसका उससे क्या लेना देना, इसीलिए प्रोबेबिलिटीज ये मल्टीप्लाई होंगी। तो ये होगी थर्ड थ्रो में जीतने की प्रोबेबिलिटी।
इसी तरह से फिफ्थ थ्रो में जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए जीत गया, तो इन प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन। सेवंथ रो में क्या होगी जीतने की प्रोबेबिलिटी, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, ए नहीं जीता, बी नहीं जीता, फिर ए जीत गया, तो इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से आपको दिख रहा है ये सारे जो केसेस हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है, क्योंकि ये सारे साथ में नहीं हो सकते, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, तो इसका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दैट इज वाई दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ध्यान रखिए इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कहने का मतलब है या तो ये केस होगा या ये केस होगा या ये केस होगा, तो हर केस की अलग अलग प्रॉपर्टीज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से इनफाइनाइट थ्रोज के केसेस हो सकते हैं। तो पहले केस की प्रॉपर्टी देखेंगे 5/36, ये आएगा 5/36 मल्टीप्लाइड बाय 30/36 मल्टीप्लाइड बाय 5/36। इन पांचों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी यहाँ पे 31/36 आएगा, एक ही जीतने की नहीं, तो 31/36, 30/36, 31/36, 30/36 एंड 5/36 इनका मल्टीप्लिकेशन, और इन सबको हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड, और ये ऐड करने पे क्या बनेगी, इनफाइनाइट जीपी का सम बनेगा। इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो इनफाइनाइट जीपी की अगर हमको वैल्यू लिखनी है तो इस तरह से एग्जाम में इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा कि इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो कितना होगा। तो जो इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करेंगे तो आपको पता है पी से पी कैंसिल, ये बचेगा पी बार क्यू बार। अब थर्ड टर्म बाय यहाँ पे करेंगे दैट इज सेकंड टर्म, तो यहाँ पे पी बार क्यू बार बचेगा, तो ये हमारा कॉमन रेशियो है, ये है हमारी फर्स्ट टर्म। तो अगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी है तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, 1 माइनस पी बार क्यू बार, इस तरह से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी प्रोबेबिलिटी की। तो p की जगह आपको लिखना है 5/36, p बार q बार की जगह लिखना है 31/36 और 30/36, उसको सॉल्व करके आप एक आंसर यहाँ मैच करा सकते हैं। तो ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें 2 प्लेयर भी हो सकते हैं, 3 प्लेयर भी हो सकते हैं। तो 3 प्लेयर होंगे तो 1-1-1 करके सबको मौका मिलेगा, ए बी सी फिर से ए बी सी फिर से ए बी सी, इस तरह से। तो उसके केस में या तो फर्स्ट रो में जीत सकता है या फोर्थ में या सेवंथ में, इस तरह से वहां पे एक जीपी बनेगी। दिस इज ए वेरी क्वाइट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे आपको इनफाइनाइट थ्रोज के 3 से 4 क्वेश्चन जेईई मेन में दिख जाएंगे, जेईई एडवांस में भी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी बनाए जाते हैं। तो ये हमारे हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, दैट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होता है वो आपको डिफाइन करना पता होगा, कैसे हम करते हैं डिफाइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, इसी तरह से हम करते हैं डिफाइन। उसका फॉर्मूला होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसके जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जेईई मेन में, अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में, तो एक तो होते हैं सिंपल क्वेश्चंस जो इस फॉर्मूले पे डायरेक्टली बेस्ड होते हैं। डायरेक्टली बेस्ड का मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किए होंगे, सिंपल टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। इसके अलावा इस पे जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वैसे क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे जिसमें वेन डायग्राम में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो उसी तरह के क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, बाकी तो ज्यादातर इजी क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी लेवल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा अभी मैं नेक्स्ट आपके साथ जब डिस्कस करूंगा बेस थ्योरम, तब मैं आपको बताऊंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है बेस थ्योरम को भी मैं उसी में काउंट करता हूं, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, उस पर भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वेन डायग्राम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेईई मेन में पूछे गए हैं फ्रॉम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज किया गया है और कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, इफ फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज 4/5, बी स्लैश ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश ए यूनियन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा ए स्लैश ए यूनियन बी, ये प्रोबेबिलिटी करनी है डिफाइन। तो इसका हम अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट स्लैश सेकंड लिखा है, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, दैट इज ए यूनियन बी। जैसे यहाँ पे लिखा ए स्लैश बी, तो इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या बी इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब क्या होता है कि ये है 2 इवेंट्स का ए और बी का, तो मैं जनरली वेन डायग्राम बना के ही सॉल्व करता हूँ, स्पेसेस डिफाइन करके, इसको समझना ईजी होता है। क्योंकि अगर अभी मैं आपको बताऊंगा 3 वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन, 3 इवेंट्स वाला जो वेन डायग्राम होता है वो क्वेश्चन आपको फिर समझ ही नहीं आएगा, वेन डायग्राम से समझना इसी होता है, इसीलिए मैं ये एरियाज डिफाइन करके वेन डायग्राम से सॉल्व करता हूँ। अगर आपने देखा होगा पहले भी मैंने वेन डायग्राम में ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे इसको समझना ईजी है। ए यूनियन बी वाला कौन सा रीजन होगा, 1, 2 और 3। ए वाला कौन सा रीजन है, 1 और 2। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो रीजन 1 और 2 आएगा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अगर आप चाहें तो अगर इसको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप वेन डायग्राम से इजीली इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो मुझे ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ये 2 रेशियोज दिए हुए, तो 2 रेशियोज से मुझे तीसरा रेशियो निकालना है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो टर्म्स, तो इसमें देखिए ए एंड बी यहाँ पे भी है, ए एंड बी यहाँ पे भी है, पी ऑफ ए जो है वो हमें यहाँ पे लेके आना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू हमें दिख रही है, हम किसकी टर्म्स में पुट कर सकते हैं, ए एंड बी की टर्म्स में पुट कर सकते हैं, दैट इज अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू को मान लेता हूँ दैट इज नथिंग बट एक्स, तो यहाँ पे मैं ए एंड बी की टर्म्स में पी ए की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 4x, यहाँ पे ये वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो बी बी की वैल्यू भी मैं एक्स की टर्म्स में यहाँ पुट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जो है उसका ए एंड बी से क्या रिलेशन होता है ये तो आपको पता ही होगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम यहाँ पे ये पुट कर सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें पता है x, क्योंकि उसी को मैं x मान रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो रेशियो निकालना है, अगर ऊपर की वैल्यू भी x में है नीचे की वैल्यू भी x में है तो x x कैंसिल होकर मेरा रेशियो आ जाएगा। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ तो वैल्यू 4x आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 5x/4, तो यहाँ हम न्यूमरेटर में पुट कर देंगे 4x,
डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो यहाँ आपको ये वैल्यू पुट करनी है, पी ए की वैल्यू तो आपको पता है दैट इज 4x, पी बी की वैल्यू आपको पता है 5x/4, और यहाँ पे पी ए एंड बी की वैल्यू आपको पता है x जो आपने यहाँ पे मानी है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई रेशो ले लेंगे, x कैंसिल, आपका रेशो आ जाना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी कॉमन रहते हैं जो दिखने में डिफिकल्ट होते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड होते हैं, जिसमें A/कंपाउंड इवेंट के साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। सेकंड, अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 3 सेट्स का या 3 इवेंट्स का वेन डायग्राम यूज किया गया है। जैसे देखेंगे 2018 का क्वेश्चन है, ABC 3 इवेंट्स है विच आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको इंडिपेंडेंस का बताया था, पेयर वाइज का मतलब क्या होता है, A और B भी इंडिपेंडेंट, B और C भी इंडिपेंडेंट, C और A भी इंडिपेंडेंट, तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। E बार डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव है, ये प्रोबेबिलिटी हमें करनी है डिफाइन, A बार एंड B बार स्लैश C। तो देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अभी देखिए मैं वेन डायग्राम में जब एरिया डिफाइन करूंगा, रीजन डिफाइन करूंगा, तो उससे समझना ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो ये फर्स्ट है स्लैश सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड अपॉन डिवीजन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब हम इसको समझते हैं वेन डायग्राम से। तो 3 इवेंट्स का वेन डायग्राम बनाऊंगा, रीजन डिफाइन करूंगा। अब देखिए A एंड B एंड C 0 है, तो मैंने यहाँ पे यही बनाया कि ये रीजन डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे बाकी रीजन लिख लेता हूँ, इसको रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे रीजन नंबर 4, 5 और 6, और बाहर वाला रीजन हो जाएगा 7। ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ, A बार एंड B बार, A बार एंड B बार का मतलब है A भी नहीं होना चाहिए, B भी नहीं होना चाहिए। तो A और B वाला रीजन तो हमें दिख रहा है, ये वाला है 1 2 3 4 5, तो A भी नहीं होना चाहिए, B भी नहीं होना चाहिए, मतलब A और B के अलावा वाला रीजन तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट रीजन नंबर 6 और 7, और यहाँ पे C लिखा हुआ है, C का मतलब क्या है, रीजन 2 3 और 6, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। और अगर आप इसका लेंगे इंटरसेक्शन रीजन के हिसाब से डिफाइन करिए, ध्यान रखिए, तो ये आएगा रीजन नंबर 6। तो ये ऊपर लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीजन नंबर 6, नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब हमें इसी को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है PA और PB की टर्म्स में। तो PC यहाँ नहीं आना चाहिए, तो कहने का मतलब है कैसे ना कैसे करके PC ऊपर से कैंसिल होगा, तभी यहाँ पे PC नहीं आएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो रीजन 6 है इसको हम कैसे भी करके इसमें रीजन A और रीजन B की टर्म्स में अगर हम डिफाइन कर दें तो इसको हम समझ सकते हैं। और हमें पता है PC कैंसिल होना चाहिए यहाँ पे, तो PC कैंसिल होने का कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे मैं C जनरेट करूँ, C कैसे जनरेट करूँगा, यहाँ 6 है, 6 में 2 और 3 ऐड करेंगे तभी 6 जनरेट होगा, तो मैंने 6 में 2 और 3 ऐड कर दिया, ये हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस होल रीजन। उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 3 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ न्यूमरेटर वाले पार्ट को। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ C हो जाएगा जो नीचे से कैंसिल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड C, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड C। एंड का हमने ये भी जनरेट करने का सोचा क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, तभी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड C को लिख लेंगे यहाँ पे PA मल्टीप्लाइड बाय PC, इसको PB मल्टीप्लाइड बाय PC, ताकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से जो PC है फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1 माइनस PA माइनस PB, तो ये PA बार माइनस PB भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस PB को PB बार माइनस PA भी लिख सकते हैं। तो एक पे बार आएगा दूसरे पे नहीं आएगा, वो हमें दिख रहा है PA बार माइनस PB, तो ये आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सीखने की चीज ये है कि अगर आप वेन डायग्राम की हेल्प नहीं यूज करते, इसको ऐसे लिखते, फिर आप यहाँ पे सेट्स की या इसकी प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करते तो समझना मुश्किल होता है। थॉट प्रोसेस इजी है, वेन डायग्राम से एरिया डिफाइन किया, रीजन डिफाइन किया, फिर उसमें ध्यान रखेंगे ABC जनरेट करना है, रीजन 6 से हमें फायदा नहीं है, 6 जनरेट करने के लिए 2 और 3 ऐड किया, 2 और 3 सब्ट्रैक्ट किया, फिर 2 हमारा A और B के टर्म्स में आ गया, इंडिपेंडेंट है तो A एंड B को A मल्टीप्लाइड बाय PB के फॉर्म में लिखना पड़ सकता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं जनरली ऐसे ही क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूँ वेन डायग्राम की, जनरली रीजन डिफाइन करके, अनटिल अनलेस डायरेक्ट सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई, जैसे PA PB PC, P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन है, जैसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था। तो ये हो गया सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज TPT एंड बेस थ्योरम। TPT इज बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और बेस थ्योरम होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन कनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। तो इस पे प्रीवियस ईयर में आपको 12 क्वेश्चंस दिखेंगे, 7 क्वेश्चन बेस थ्योरम में से आए हैं, और रिसेंटली बेस थ्योरम के क्वेश्चन बढ़ गए हैं, पहले बेस थ्योरम के क्वेश्चन कम आते थे या नहीं आते थे। और TPT या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है वो दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो कनेक्टेड सैंपल स्पेसेस पे ही है। आपके साथ मैंने पहले अभी डिस्कस किया था पार्ट 2 में, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो मैंने आपको डिटेल में बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है। 2 डिफरेंट सैंपल स्पेसेस की जो इवेंट्स होती हैं उसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 2 सैंपल स्पेसेस की इवेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दूंगा तो उसके केस में अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है तो उसी के थ्योरम को हम नाम देते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो इसको मैं नाम से याद नहीं रखता हूं, इट इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड, एक बेसिक सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो इसका कुछ डायग्राम वो इस तरह से बनाते हैं कि एक सैंपल स्पेस है, उसकी इवेंट्स को हमने ऐसे डिफाइन किया है कि उन इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब वो आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम, एक ही सैंपल स्पेस की इवेंट जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
और इस सैंपल स्पेस की जितनी भी इवेंट्स हमने डिफाइन किए हैं ये सारी कंबाइन करके सैंपल स्पेस की इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। दैट इज इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब इन सबको कंबाइन करेंगे तो आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे मैंने 3 इवेंट्स डिफाइन करी हैं सैंपल स्पेस के, 3 पार्टीशन करे हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। 3 से ज्यादा पार्टीशन भी हो सकते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको 3 पार्टीशन ही दिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा सैंपल स्पेस है उसमें भी बहुत इवेंट्स हो सकती है, लेकिन दूसरे सैंपल स्पेस की एक इवेंट जिसको मैंने इवेंट ए बोला है उसको इससे कनेक्ट किया है। अब वैसे देखा जाए तो ध्यान रखिए ये इसके ऊपर है या इसके बाद में ए इवेंट होगी, इस तरह से वो कनेक्टेड है। अब जो दूसरा सैंपल स्पेस है उसमें ए के अलावा और भी इवेंट्स हो सकती हैं बी सी डी, लेकिन हमें सिर्फ ए से ही मतलब है, उसको इससे कनेक्ट किया है और आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। इसको हम बोलते हैं दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो जो इवेंट ए है वो E1 से भी कनेक्टेड है, E2 से भी कनेक्टेड है और E3 से भी कनेक्टेड है। तो E1 के बाद में भी ए हो सकती है, E2 के बाद में भी ए हो सकती है, E3 के बाद में भी ए हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसको मैं इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस बोलता हूं। तो उसको मैं बोलता हूं दिस इज अ सम ऑफ 3 प्रोबेबिलिटीज। 3 प्रोबेबिलिटीज कौन सी हैं, E1 के बाद में ए तो उसको एक रीजन डिफाइन कर दिया, E2 के बाद में ए उसको दूसरा रीजन, E3 के बाद में ए उसका तीसरा रीजन। ये जो टोटल मिला के है दिस इज इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी। इन तीनों का जो सम होगा तो आप क्या बोलेंगे, E1 एंड ए, E2 एंड ए एंड E3 एंड ए, ये तीनों का सम कर देंगे तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं। 4 इवेंट होती है अगर सैंपल स्पेस एस की तो E1 के बाद में, E2 के बाद में, E3 के बाद में, E4 के बाद में, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि जैसे सपोज कि सैंपल स्पेस एस मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे कि 3 रूम्स हैं, 3 में से एक रूम सेलेक्ट करना है, तो तीनों रूम का जो सिलेक्शन है वो सैंपल स्पेस की 3 इवेंट होगी, रूम 1, रूम 2, रूम 3। फिर उसके बाद में हमने क्या किया है कि हर रूम में लिखा हुआ है कि इस रूम में कितने बॉयज कितने गर्ल्स हैं, दूसरे रूम में कितने हैं, तीसरे रूम में कितने हैं। आपको इवेंट ए डिफाइन किया गया है कि रूम में से जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं वो 2 बॉयज का ही करें, तो वो 2 बॉयज का सिलेक्शन रूम 1 में से भी हो सकता है, 2 बॉयज का रूम 2 में से भी हो सकता है, 2 बॉयज का रूम 3 में से भी हो सकता है। तो बॉयज के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो रूम 1 से भी कनेक्टेड है, रूम 2 से भी, रूम 3 से भी। तो ये हो गए इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। तो नोटिस करिए रूम का सिलेक्शन और बॉयज का सिलेक्शन वो कनेक्टेड है आपस में, लेकिन वैसे देखेंगे तो एक के बाद एक है तो वो वैसे इंडिपेंडेंट है, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसीलिए आपको E1 एंड ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए की प्रोबेबिलिटी से। अब A/E1 क्यों लिखते हैं, इसका मतलब है E1 के बाद में ए अगर हो रहा है तो मैथमेटिकली सही लिखने का तरीका ये है कि E1 की प्रोबेबिलिटी निकाली, उसको ए की प्रोबेबिलिटी से निकाली जो E1 पे डिपेंड करती है। फिर हमारा हो गया E2 एंड ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। इस तरह से E3 एंड ए की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी E3 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। सिंपल से क्वेश्चंस इस पे बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम हम डिफाइन करेंगे, दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कैसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बेस थ्योरम बेसिकली क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगर मैं क्वेश्चन बना देता हूँ दैट इज कॉल्ड द बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिए कंफ्यूज होना ही नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा बहुत ही सेकंड्स में। आपको बिना टेंशन लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। बेसिक तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप क्वेश्चन जब भी रीड कर रहे हैं पहले क्या हो रहा है बाद में क्या हो रहा है, और अगर आपस में कनेक्टेड किया गया है दैट इज इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस, और उसमें अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो आपका वो हो जाएगा दैट इज बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम क्या बोलता है कि आपको दिया गया है कि इवेंट ए हो चुकी है, उसके बारे में आपको पता है, इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। आपको बताना है कि इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसमें क्या हुआ, जो सेकंड जो कनेक्टेड सैंपल स्पेस की एक इवेंट है वो हो चुकी है। फर्स्ट सैंपल स्पेस की जो 3 इवेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट इवेंट के बारे में बताना है कि ये जो इवेंट है E1 से ही हुई है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल अगर इस तरह से क्वेश्चन लिखा तो जो भी क्वेश्चन होता है उसको मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ मुझे E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है /A। तो इसका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पता है E1 एंड ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यही हम यहाँ पे लिखेंगे। E1 एंड ए का क्या मतलब है, E1 हुआ फिर उसके बाद में ए हुआ, ऐसे होगा ना, E1 एंड ए, एक के बाद में दूसरा, तो ये आएगा ऊपर। और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, वो E1 से भी कनेक्ट हो सकती है, E2 से भी और E3 से भी। तो नीचे आएगा तीनों का सम, ऊपर तो आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट, नीचे क्या आएगा, तीनों प्रोबेबिलिटी का सम दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ये नीचे वाला जो पार्ट है इसी को हम टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से जिसको इवैल्यूएट करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में होता है कि इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताइए तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम यूज करते हैं, तो नीचे वाला पार्ट आता। और अगर E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो फेवरेबल पार्ट ये है, E1 एंड ए, E2 एंड ए, E3 एंड ए से। इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इंटरकनेक्टेड सैंपल स्पेसेस। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को मैं एक तरीके से और एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मैं बेस थ्योरम का क्वेश्चन अभी आपको करके बताऊंगा बिना फॉर्मूला यूज करे, डायरेक्टली नंबर से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको कैसे हम समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे तो होता क्या है कि अगर 2 होते हैं इवेंट, सपोज ए एंड बी, और अगर मैं आपको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B निकालनी है तो वेन डायग्राम के हिसाब से उसका मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी का मतलब A/B, आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज द फॉर्मूला। अब ए एंड बी की अगर हम बात करेंगे तो ए एंड बी हमारा कौन सा रीजन है, ए एंड बी की अगर मैं बात करूंगा दिस इज योर ए एंड बी,
तो इसको मैं बोल देता हूँ सपोज दिस इज आवर रीजन नंबर 1, दिस इज रीजन नंबर 1। तो ये अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज आवर रीजन नंबर 1, और नीचे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ रीजन नंबर 2, तो नीचे लिखा हुआ है रीजन नंबर 1 प्लस रीजन नंबर 2, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको वेन डायग्राम के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं, लेकिन अगर हम इसको रीड करेंगे तो मैथमेटिकली नहीं, इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर रीड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है बी ऑलरेडी हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी। तो अगर बी ऑलरेडी हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, जो आपका सैंपल स्पेस है, अब वो जो बी इवेंट है वही है, क्योंकि वो तो हो चुका है। तो आपको पता है दिस इज ऑलरेडी हैपेंड, व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज योर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस हमारा क्या है 1+2, यही आपका हो गया बी वाला पार्ट। और उसमें से फेवरेबल क्या हो गया a/b, इसमें से जो a वाला पोर्शन है दैट विल बी योर फेवरेबल, क्योंकि a की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, b ऑलरेडी अगर हो चुका है। तो b में वो वाला रीजन जो फेवरेबल है वही ऊपर आता है, और नीचे आता है टोटल सैंपल स्पेस, वो b के बराबर होगा, क्योंकि वो सैंपल स्पेस को अब डिफाइन करता है। तो यही चीज यहाँ पे है। अगर a/e1 लिखा हुआ है, अगर सॉरी e1/a लिखा हुआ है, a ऑलरेडी हो चुका है, तो a जो है उसके 3 पार्ट हैं होने के, वो e1, e2, e3 तीनों के साथ है, और उसमें फेवरेबल क्या होगा e1 एंड a वाला पार्ट वही ऊपर आता है, और नीचे क्या आएगा टोटल a का पार्ट। तो टोटल a का पार्ट तीनों के साथ है, तो नीचे तीनों का सम आएगा। ये बेसिक तरीका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने का। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, देखना मैं आपको कितना फटाफट सॉल्व करके बताऊंगा अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो इसी को हम बेस थ्योरम बोलते हैं। अब इसकी हम एप्लीकेशन देखते हैं, जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन देखते हैं। ए पैक ऑफ कार्ड्स हैज 1 कार्ड मिसिंग, 2 cards are drawn randomly and are found to be spades. The probability that missing card is not a spade. क्वेश्चन क्या है, सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें। आप तो ये लिखिए गिवन क्या है और निकालना क्या है, सिर्फ ये 2 चीजें लिखनी है, और आपको ये समझ में आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो तीसरी चीज फिर फॉर्मूला फिर आंसर, सिर्फ इतना सही करना होता है। प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट ए स्पेड, तो आपको गिवन क्या है 2 cards are randomly drawn and found to be spade। अब ध्यान रखिए, जब भी रैंडमली ड्रॉ करते हैं और अगर आपको पता है कि क्या हुआ है, दैट इज योर गिवन इवेंट, तो आपने क्या किया 2 कार्ड रैंडमली ड्रॉ करे, वो स्पेड्स निकले, दिस इज योर गिवन, उसको मैंने ये लिख लिया। फिर लिखा हुआ है मिसिंग कार्ड इज नॉट ए स्पेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इसको मैंने इवन लिख लिया। तो हमें पता है इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए ऑलरेडी हो चुका है, फॉर्मूला क्या कहता है इवन इंटरसेक्शन है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अभी मैंने बेस थ्योरम का कोई फॉर्मूला नहीं लिखा है, सबसे पहले हमेशा मैं यही चीज लिखता हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, कार्ड लॉस्ट की बात हो रही है और फिर 2 कार्ड ड्रॉ किए हैं, तो कार्ड लॉस तो पहले होगा, उसके बाद में आप कार्ड ड्रॉ करोगे। तो अब देखो एक के बाद एक हो रहा है, बस आपको इतना ही समझना है, पहले कार्ड घूमेगा फिर आप 2 कार्ड निकालेंगे, दिस इज हाउ इट इज अकरिंग। तो अब क्या हो रहा है, पहले एक सैंपल स्पेस है, एक दूसरे सैंपल स्पेस है, क्योंकि पहले कार्ड घूमेगा कौन सा हमें नहीं पता, इसमें लिखा हुआ है नॉट स्पेड, लेकिन हो सकता है वो स्पेड भी हो। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इवन जो मैंने डिफाइन किया उसका एक और केस हो सकता है E2 कि कार्ड लॉस्ट इज स्पेड, तो फर्स्ट पार्ट के 2 हो गए। दूसरा पार्ट क्या है जो इससे कनेक्टेड है, आपने 2 कार्ड ड्रॉ करे और वो कैसे निकलेंगे, स्पेड निकलेंगे, तो अपने को पता है, तो 2 कार्ड हमने ड्रॉ करे, दैट इज द कनेक्टेड इवेंट, ये हमारा है। तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा इवन एंड ए, मतलब लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड एंड 2 कार्ड्स ड्रॉन आर स्पेड। तो इवन के बाद में भी ये हो सकता है, E2 के बाद में भी हो सकता है, बस उसकी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी है। नीचे क्या आएगा ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इवन के बाद में भी हो सकता है और E2 के बाद में भी हो सकता है, तो नीचे क्या आएगा इवन एंड ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड ए, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो बस आपको ये लिखना है। अब आपको इवन एंड ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो इवन एंड ए का मतलब पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या बोलता है, लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड। तो अब आप बोलिए कि एक कार्ड लॉस हुआ, स्पेड नहीं है, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13 कार्ड्स अगर वो लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड, तो ऊपर यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज द प्रोबेबिलिटी 3/4। ये मैंने कैसे लिखी, यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 39 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52 कार्ड्स, वो हो जाएंगे यहाँ पे लॉस्ट कार्ड इज नॉट स्पेड। इवन की प्रोबेबिलिटी E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, स्पेड टोटल 13 होते हैं, तो 13/52 प्रोबेबिलिटी, दिस इज 1/4, और यहाँ पे हो जाएगी 3/4, तो 3/4 हुई। उसके बाद में ए होगा, अब लॉस्ट कार्ड अगर स्पेड है तो टोटल 51 कार्ड्स ही बचेंगे। अब आपने 2 कार्ड ड्रॉ करे, वो स्पेड होने चाहिए, ये तो आपको पता ही है। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन के बाद ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो जो कार्ड आपने निकाले, तो अब कितने कार्ड्स रह गए, टोटल कार्ड्स रह जाएंगे दैट इज इक्वल टू 12C2। तो यहाँ पे ये 12 आएगा क्योंकि 12 कार्ड्स यहाँ पे रह जाएंगे इवन एंड ए, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया है। अगर कार्ड लॉस्ट इज नॉट स्पेड, उसके बाद में ए की प्रोबेबिलिटी, अगर कार्ड लॉस्ट स्पेड नहीं है तो अभी भी स्पेड 13 ही रहेंगे, उसमें से आप 2 कार्ड निकालेंगे तो 13C2 आउट ऑफ 51C2, क्योंकि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस इतने ही होंगे। अब ये आ जाएगा यहाँ पे, ये तो आ गया इवन एंड ए वाला पार्ट। E2 एंड ए क्या होगा, 1/4 हो गया। कार्ड लॉस्ट स्पेड, कार्ड लॉस्ट अगर स्पेड है तो बच गए 12 कार्ड, 12 में से 2 कार्ड निकालेंगे दैट विल बी टोटल, और टोटल नीचे डिवीजन सॉरी फेवरेबल नीचे आएगा 51C2 दैट इज टोटल, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये वाला हो गया हमारा E2 एंड ए, और यहाँ पे ये वाला हो जाएगा हमारा इवन एंड ए। तो यही हमारी बेसिकली बेस थ्योरम होती है। सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर लिखते हैं दिस इज नथिंग बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस आपको ये समझना है कि एक के बाद एक हो रहा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर डिफरेंट सैंपल स्पेसेस हैं तो पहला वाला जो पार्ट है उसी के केसेस बनेंगे, उसके 2 पार्ट्स बनेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, फिर उससे केस बाद में जो इवेंट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है, मल्टीप्लाई करनी है। इस तरह से ये वैल्यू आपको लिखनी है।
तो ये तो मैंने क्या किया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया, मैंने बेस थ्योरम वर्ड अभी कहीं यूज नहीं किया, सिंपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया। अब मैं आपको बताता हूँ एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे देखिए 21 में आया, इस क्वेश्चन को मैं विदाउट बेस फॉर्मूला सिंपल जो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट, उसमें से फेवरेबल कितने एलिमेंट है उसके डिवीजन से आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, यहाँ लिखा हुआ है टोटल 400 पीपल है, 160 आर स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन, 100 आर स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन, रिमेनिंग 140 आर नॉन स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन। तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन गिवन है 400 में से। देयर चांसेस ऑफ गेटिंग ए पर्टिकुलर चेस्ट डिसऑर्डर आर 35, 20 एंड 10% रिस्पेक्टिवली, ये भी चांसेस दिए हैं। फिर आगे लिखा हुआ ए पर्सन इज चोजन फ्रॉम द ग्रुप एट रैंडम इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिसऑर्डर। तो रैंडमली सेलेक्ट किया, चेस्ट डिसऑर्डर उसको है, दिस इज गिवन टू अस, गिवन पर्सन हैव चेस्ट डिसऑर्डर, द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज ए स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, उसको मैंने इवन लिख दिया। तो जो हमें प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी है दैट इज इवन स्लैश ए, तो फॉर्मूला हो गया इवन एंड ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने सीधे फॉर्मूला लिख दिया जो मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। अब मैं सोचता हूं कि पर्सन इज ए स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, लेकिन इसकी तो 3 केस दिए हैं, स्मोकर एंड यहाँ पे नॉन वेज भी दिया हुआ है, स्मोकर और वेज भी दिया हुआ है, नॉन स्मोकर और वेज भी दिया हुआ है, तो इवन E2 E3 3 केस हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, और उसी सैंपल में से आप सेलेक्ट करेंगे जिनको चेस्ट डिसऑर्डर होगा, वो हो गया आपका उससे कनेक्टेड पार्ट। तो अगर मैं इवन एंड ए लिखना चाहूं तो यहाँ पे अब मैं प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकता हूं, नंबर के टर्म्स में भी लिख सकता हूं। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको नंबर पता होता है कितने परसेंटेज लोग हैं, कितने लोगों को है, तो नंबर के टर्म्स में लिखिए, प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखिए, मत लिखिए इट इज इजियर दैट वे। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मोकर एंड नॉन वेज में चेस्ट डिसऑर्डर कितनों को है, तो स्मोकर एंड नॉन वेज में आ जाइए, स्मोकर एंड नॉन वेज टोटल 160 है, तो 160 में से कितने लोगों को यहाँ पे चेस्ट डिसऑर्डर है, तो उसमें लिखा हुआ है 35%। तो आप चेस्ट डिसऑर्डर के नंबर निकालेंगे तो इसका 35% आप निकाल लीजिए, 35% ऑफ 160 आएगा दैट इज 56 लोगों को चेस्ट डिसऑर्डर है। फिर आप बात करेंगे स्मोकर एंड वेज की, तो स्मोकर एंड वेज है 100, तो 100 में से अगर आपका कितना है 20% है, क्योंकि रेस्पेक्टिवली लिखा तो इसका 20% निकाल लेंगे, तो चेस्ट डिसऑर्डर कितना होगा 20 लोगों को होगा। फिर नॉन स्मोकर एंड वेज आप देखेंगे तो 140 पीपल हैं, और उसका अगर आप निकालेंगे 10%, वो हो जाएगा चेस्ट डिसऑर्डर दैट इज 14 लोगों को। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। कौन सा सैंपल स्पेस, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है लोगों को चेस्ट डिसऑर्डर है, ये तो हमें पता है, सो दिस इज योर सैंपल स्पेस, सो दिस विल बी द नंबर ऑफ पीपल जिसमें से हम अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, इन तीनों का सम, तो ये आएगा नीचे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवन एंड ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन होता है। तो इवन एंड ए का मतलब क्या हो गया, इवन एंड ए, तो वो हो गए 56 पीपल, और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 56 + 20 + 40, ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जिनको चेस्ट डिसऑर्डर है उन्हीं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, दैट विल बी योर फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फेवरेबल नहीं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें से जो इवन वाले हैं उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल ये हो गए आउट ऑफ टोटल, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये आंसर। तो देखो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सबसे सिंपल तरीका है बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी को यूज करके, जो मैंने आपको बताया था डिफाइन करके, वेन डायग्राम के इंटरसेक्शन से, दिस इज फेवरेबल पार्ट, दिस इज टोटल पार्ट, उससे आप निकाल सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप फेवरेबल केसेस डिफाइन करने हैं, टोटल सैंपल स्पेस डिफाइन करना है, परसेंटेज या नंबर के टर्म्स में अगर क्वेश्चन है, तो बेस थ्योरम जैसा कोई कॉन्सेप्ट ऐसे अलग से फॉर्मूला यूज नहीं करना होता, आपको समझ आना चाहिए कितने लोग हैं टोटल सैंपल स्पेस के, ये फेवरेबल है, फेवरेबल अपॉन टोटल से आप आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं, जेईई एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व बेस थ्योरम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, जिसको अगर आप एनसीईआरटी लेवल का भी आसानी से कवर कर लेते हैं तो भी इसके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और जेईई मेन में इसके टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं, और उसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या उससे रिलेटेड मीन और वेरिएंस के बेस्ड क्वेश्चन 8 आए हैं, और डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालने रिलेटेड क्वेश्चन 4 आए। तो पहले एक बेसिक आइडिया लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, वो डिफाइंड होती है किसी एक नंबर के टर्म्स में, और वो नंबर वेरी करता है, उस नंबर को हम डिफाइन करते हैं कैपिटल एक्स से। कैसे वो डिफाइन किया जाता है उसका मैं एक एग्जांपल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम, जिससे आपको आइडिया लगेगा उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो कहने का मतलब, अगर इस तरह से एक टेबल बनाई गई है, कैपिटल एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, हर एक्स की वैल्यू के हिसाब से आपने उसकी प्रोबेबिलिटीज को करा है डिफाइन। तो ऐसे कैपिटल एक्स के बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से आपने उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर दी है और उसकी टेबल बना ली है। तो आपने क्या किया है, कैपिटल एक्स अगर एक सैंपल स्पेस को डिफाइन करता है, तो सैंपल स्पेस के बहुत सारे टुकड़े हैं जिसमें वैल्यूज अगर x1, x2, x3 ऐसे हम डिफाइन करते हैं, और उसके हिसाब से अगर हम प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर लेते हैं p1, p2, p3 एंड सो ऑन, तो आपको यहाँ पे क्या कंडीशंस लगानी होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि x पूरा सैंपल स्पेस है, तो सम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल कंडीशन जो आपको हमेशा लगानी होती है। मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तभी आपको दिखेगा, ये कंडीशन हमेशा सबसे पहले मैं अप्लाई करता हूँ। दूसरी कंडीशन, हर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, वो तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन मीन निकालने के लिए आता है, तो मीन या एक्सपेक्टेशन वर्ड यूज किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है x की वैल्यू को p से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको हम ऐड कर देते हैं, सिग्मा xi pi, मतलब x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 एंड अप टिल xn pn, इसको बोलते हैं मीन। सबका सम अगर हम कर देते हैं, या एक्सपेक्टेशन भी बोला जाता है, उसको सिंबल म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज ऑफ वेरियंस। वेरियंस का फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा वहां स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये तो हो गया है मीन का स्क्वायर। सिमिलर टाइप का फॉर्मूला आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, मीन का स्क्वायर प्लस वेरियंस, यहाँ पे लेफ्ट में अगर ले जाऊंगा तो वही आएगा, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो x1 x2 x3 ये इनकी जो भी वैल्यू है आप उसका करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे आप निकालेंगे x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर अप टिल xn स्क्वायर। फिर जो आएगी वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे p1 से, इसको p2 से, इसको p3 से, इसको pn से, और इसको करेंगे ऐड, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले हैं सिंपल से। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जेईई मेन के क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे डिफाइंड है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। पहली कंडीशन क्या लगाएंगे, सम ऑफ px जो होगा दैट इज इक्वल टू 1। तो आप नोटिस करिए इसमें दो वेरिएबल हैं a और b जो हमें नहीं पता है, तो एक इक्वेशन a और b की यहाँ से आ जाएगी सिंपल सी, जो हमेशा हमें बनानी होती है। दूसरी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है, मीन दिया हुआ है 2.3। तो मीन क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, 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 सबका सम। तो आएगा यहाँ पे -2/5 माइनस a 1 4/5 और 6b, सबका सम जो होगा दैट इज इक्वल टू 2.3। दिस इज मीन। तो आप देखेंगे a और b में एक और इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन से आप a और b निकाल सकते हैं। अब बस इसमें ये ध्यान रखना a और b की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव वैल्यू को हमेशा नेग्लेक्ट करना होता है। तो इससे वैल्यू 1/10 और 1/6 आ जाएगी a और b की। सबसे सिंपल कैलकुलेशन, पहले हमेशा ये कंडीशन, दूसरी जो कंडीशन दी हुई है वो लगाएंगे। फिर सिग्मा स्क्वायर अगर वेरिएंस डिफाइन किया गया है तो 100 सिग्मा स्क्वायर निकालना। तो फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर का। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर। मीन हमारा है 2.3 इज इक्वल टू xi स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय pxi। अब xi स्क्वायर क्या होता है, x की वैल्यू जो यहाँ पे उसका स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी 4, ये 1, ये 9, ये 16 और ये 36। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 प्लस a प्लस 9/3 प्लस 16/5 प्लस 36 भी। तो ये आएगा राइट साइड में, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें ये नहीं निकालना, 100 सिग्मा स्क्वायर निकालना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो उससे ये एक्सप्रेशन आएगा 2.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 529 आएगा। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो 700 आएगा। ये 100a प्लस 3600 भी आएगा। a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, उससे 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। एक और इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं जिसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को यूज किया गया है, लेकिन उसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 है, k 2k 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 3k और k, तो सिग्मा px इक्वल टू 1 ये आपको हमेशा पहले करना है, तो उससे आएगी k की वैल्यू। तो देखिए एक कैलकुलेशन तो हमारी हो गई। ये वैल्यू में निकालनी है x 1 से 4 स्लैश x लेस देन 3। दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a स्लैश b। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो ध्यान रखिए x लेस देन 3 लिखा है, तो यहाँ पे केसेस कौन से आएंगे, ये वाली जो वैल्यूज में बात करूंगा तो आएंगे केसेस 1 और 2 के। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी लिखी है इसका मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी लिखनी है और उसको ऐड करना है। तो नीचे k प्लस 2k 3k आएगा यहाँ पे। ध्यान रखिए इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब है x 1 से 4 के बीच में होना चाहिए एंड x लेस देन 3 भी होना चाहिए। तो 3 से लेस और 1 से 4 के बीच में, 3 से लेस हो गए ये दोनों नंबर और 1 से 4 के बीच में हो गया सिर्फ नंबर 2। तो यहाँ पे इसका मतलब है x इक्वल टू 2। तो आपको सिंपली वैल्यू लिखनी है, x इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, प्रोबेबिलिटी है 2k और यहाँ पे है k प्लस 2k। तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2/3। ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली, उसको p लिखा गया है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, k की वैल्यू पुट कर देंगे तो लैम्डा आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम्स व्हाटसोएवर। तो अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जे एडवांस में भी बनाए जाते हैं, जिसमें x की वैल्यू कैसे लिखा जाता है। तो आप ध्यान रखिए x की जो वैल्यूज हैं जो यहाँ पे डिफाइंड होती है उसी के हिसाब से हम लेते हैं। अगर आपको x लेस देन 3 के लिए प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो x लेस देन 3 से रिलेटेड जो भी लेस वाले केसेस हैं सबकी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना होता है। और ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किए होंगे। तो ये तो हो गए टेबल बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे इसमें यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स कुछ लिखी हुई है। A 6-faced biased die is so loaded that in any of its toss, getting any of even numbers is equally likely, and the probability of getting an even score is 3 times the probability of getting an odd score. तो even आने की probability 3 times odd है, तो हमें पता है किसी भी डाई को थ्रो करेंगे या तो even आएगा या odd आएगा। तो even प्लस odd की probability क्या होगी 1, तो उससे आप probability of even number odd number निकाल सकते हैं। 1/4 और 3/4 आएगी। सिंपल दो लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा गया है एक डाइस को टॉस किया है रिपीटेडली until a 6 is obtained। तो बारी बारी हम इसको टॉस कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टॉसेस डिफाइंड नहीं है। नंबर ऑफ टॉसेस को ही x से लिखा गया है, तो आप x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे x लेस देन 4। तो इसने फिक्स कर दी है। अब ध्यान रखिए पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ थ्रोस थे, जिसमें a के विन की या b के विन की प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी। इसमें फिक्स कर दिए हैं x लेस देन 4। x लेस देन 4 का मतलब है नंबर ऑफ टॉसेस लेस देन 4। तो क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ टॉसेस 1 हो सकता है, नंबर ऑफ टॉसेस 2 हो सकता है या नंबर ऑफ टॉसेस 3 हो सकता है। तो 3 to 1 तीन केसेस मैंने ले लिए और हमें 3 बार अगर टॉस करना है, रुकना तब है जब 6 आ जाए, यही तो यहाँ पे बोला। तो इसका मतलब थर्ड टॉस में 6 आएगा, पहले दो टॉस में 6 नहीं आएगा। तो 6 बार एंड 6 यही यहाँ पे आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दो बारी में आया 6 तो पहले में 6 नहीं आना चाहिए, दूसरे में 6 आना चाहिए। पहली बार में 6 आ गया तो इसी में 6 आ गया। अब हमें पता है कि एक बार टॉस दूसरी बार टॉस या एक बार थ्रो दूसरी बार थ्रो ये इंडिपेंडेंट ही है, क्योंकि पहला थ्रो दूसरा थ्रो तीसरा थ्रो सिंपल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बार की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो अब वो प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से लिखेंगे।
अब 6 बार की प्रॉपर्टी हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखिए जब भी आपने डाई को थ्रो करेंगे उसमें 6 आउटकम है, 1 3 5 ये तो हो गए ऑड वाले, 2 4 6 हो गए यहाँ पे इवन वाले। तो इवन की प्रॉपर्टी अगर 3/4 दी हुई है तो ध्यान रखिए ये जो तीनों इवन नंबर है अगर तीनों की प्रॉपर्टी को अगर मैं x से डिफाइन करता हूं तो टोटल प्रॉपर्टी 3x हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे अगर इवन या एक x की प्रॉपर्टी लिखूंगा तो 6 की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/12 आएगी। ध्यान रखिए तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी 6 आने की 3/12, यहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। ध्यान रखिए 6 इवन सोच के अगर आप 3/4 पुट कर देंगे तो वो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो जो इवन की प्रॉपर्टी 3/4 उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको 6 की प्रॉपर्टी मिलेगी वहां पे। और ये लिखा हुआ है नॉट 6 की, नॉट 6 की क्या होगी, टोटल प्रॉपर्टी तो 1 होती है हमें पता है, 6 की प्रॉपर्टी 1 में से सबट्रैक्ट कर देंगे तो नॉट 6 की आ जाएगी 9/12, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस पार्ट की प्रॉपर्टी होगी। यहाँ लिखेंगे 6 बार की प्रॉपर्टी तो वही वैल्यू पुट करेंगे 9/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 और यहाँ आएगा 3/12, और इन तीनों वैल्यूज को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9/4 क्यूब 3/4 स्क्वायर और 1/4। तो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ जाएगी, तीनों के केसेस में आपने लिख ली है और ऐड कर ली। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गए हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही आगे एक और स्पेसिफिक केस है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो टोटल 23 क्वेश्चंस आए हैं इसमें से, और 17 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, और 6 क्वेश्चन उसमें मीन और वेरिएंस की कैलकुलेशन रिलेटेड पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट 1 सक्सेस वाला जो केस है उस पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ये कैसे रिलेटेड है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने एक टेबल बनाई थी, तो मैंने कैपिटल एक्स के बहुत सारे केसेस लिए थे, लेकिन अगर मान लो कैपिटल एक्स के 2 ही केसेस हो, मतलब वहां पे 2 ही पार्ट्स में अगर आप उसको डिवाइड कर पाए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर पाए 2 ही पार्ट्स में, तब हम उसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाई का मतलब 2 ही होता है। तो अगर किसी सैंपल स्पेस के 2 ही केसेस पॉसिबल हैं, जिसको आप x1 x2 भी लिख सकते हैं, उसको इन शॉर्ट सिंपल वे में लिखने का तरीका होता है ई और ई बार। तो हमने क्या किया, इस सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सैंपल स्पेस इन 2 पार्ट्स। इसी को ही हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन अब होता क्या है ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि ऐसी ही एक इवेंट बारी बारी अकर कर रही है, जिसमें हर पार्ट में उस इवेंट के अकर होने के 2 ही तरीके हैं, लेकिन ये बहुत बार सेम चीज आप रिपीट कर रहे हैं। तो उसमें हम एक को सक्सेस और एक को फेलियर डिफाइन करते हैं, और बारी बारी रिपीट होने वाली चीज को हम बोलते हैं बर्नौली टाइप। तो ध्यान रखिए, तो सेम ही सैंपल स्पेस बारी बारी रिपीट होगा, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, और हर रिपीटेशन में 2 ही आउटकम पॉसिबल है। तो हर रिपीटेशन में 2 ही डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और सेम 2 डिस्ट्रीब्यूशन बारी बारी रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे वाले केसेस में हर एक को बोलते हैं बर्नौली ट्रायल, उसका नाम होता है। तो जितने नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, जितने नंबर आप बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। कैपिटल एक्स जो हम यहाँ डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सक्सेस के हिसाब से, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होता है कितनी सक्सेस है, क्योंकि हर केस में या तो सक्सेस फेलियर होगा। तो अगर बारी बारी यार रिपीट करेंगे, n टाइम्स रिपीट करेंगे, तो n टाइम्स में से सक्सेस का नंबर x टाइम्स है, तो मतलब x टाइम्स सक्सेस अकर कर रही है आउट ऑफ टोटल n ट्रायल्स। तो रिमेनिंग ट्रायल्स में क्या होगी, फेलियर अकर करेगी, दैट इज नंबर ऑफ फेलियर्स के कितने हो जाएंगे, n-x केसेस हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ही आप n टाइम्स अकर कर रहे हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें 2 ही केसेस पॉसिबल हैं। तो ऐसा कब होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले इसका एक फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके लिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को p और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मैं q से डिफाइन करता हूं, तो p + q = 1 होगा, ये तो हमें पता ही है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस की 1 ही होती है। तो एक ही इक्वेशन आपको हमेशा लिखनी है। फिर ये लिखा हुआ है कैपिटल X = x का मतलब है कितनी बार सक्सेस अकर कर रही है, x टाइम सक्सेस अकर कर रही है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की पावर x आएगा, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी की पावर n-x आएगा, जितनी बार फेलियर अकर कर रही है। तो ये आपका प्रोडक्ट आएगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे आना चाहिए, अभी आपको मैंने बताया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ये सारी इंडिपेंडेंट ही है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो अगर मैं बोलता हूं, सपोज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि 5 बार अगर हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट और 3 बार सक्सेस हो रहा है, तो 3 बार p आएगा, और 2 बार फेलियर हो रहा है तो 2 बार q आएगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो क्या लिखेंगे, p³ मल्टीप्लाइड बाय q², ऐसा ही तो होना चाहिए। लेकिन अब चक्कर ये है कि हमें ये नहीं पता कि सक्सेस पहले वाले में आ रहा है, क्योंकि अब हम यहाँ पे ये भी तो बोल सकते हैं कि q यहाँ आ जाए, फिर 3 बार p आ जाए, फिर यहाँ पे q आ जाए। इसके केस में भी वही मल्टीप्लिकेशन आएगा, बट इट विल बी ए डिफरेंट केस। तो अब हमें यहाँ पे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये जो p³ मल्टीप्लाइड बाय q² है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके अरेंजमेंट से। 3 बार ये है, 2 बार ये है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि पहले सक्सेस हो रही है, बाद में सक्सेस हो रही है, ये नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ 3 बार सक्सेस हो रही है, 2 बार फेलियर है, तो 3 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, 2 बार फेलियर की प्रोबेबिलिटी, उनको तो करना ही है मल्टीप्लाई। लेकिन उसके आगे जो नंबर है, दिस इज नथिंग बट इनका अरेंजमेंट।
5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वही यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप NCX को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, यही चीज यहाँ लिखी हुई है। सो दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट कि x टाइम्स अगर p है तो x फैक्टोरियल आएगा क्योंकि वो सेम चीज रिपीट हो रही है, आइडेंटिकल एलिमेंट। n टाइम x n माइनस x टाइम्स फेलियर है तो n माइनस x फैक्टोरियल आएगा, 2 to 2 पर आएगा टोटल अरेंजमेंट n फैक्टोरियल, क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो दिस इज ए सिंपल फॉर्मूला। तो आपने क्या किया, n टाइम्स सक्सेस है तो n टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, n माइनस x टाइम्स फेलियर है तो n माइनस x टाइम्स फेलियर की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, और उस पूरे को आपने किससे मल्टीप्लाई किया, उसके नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। एक्चुअली में फॉर्मूला ये यही है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया। तो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे लिखा होता है, क्वेश्चन में होता है एक कॉइन टॉस आप बारी बारी कर रहे हैं, तो एक कॉइन टॉस में दो ही आउटकम होते हैं, या तो हेड और टेल। तो कॉइन को अगर मैंने 100 बार टॉस किया तो 100 बार मैं एक ही चीज कर रहा हूं, हर टॉस में दो ही आउटकम है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल। सो दिस इज नथिंग बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है। फिर वो बोलेगा कितनी बार सक्सेस है कितनी बार फेलियर है, सक्सेस को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, हेड या टेल से। तो ये हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो सकता है अगर आपने डाई को थ्रो किया, इवन आउटकम आएगा या ऑड आउटकम आएगा, तो आपने डाई के थ्रो के सैंपल स्पेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और वही चीज अगर आप 10 बार डाई को थ्रो कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, फिर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जितने नंबर ऑफ टाइम्स ज्यादा होंगे तो उसमें ये फॉर्मूला इजियर रहता है अप्लाई करना। फिर ये आ गया हिट या मिस। जैसे अगर मैं किसी टारगेट को शूट कर रहा हूं तो या तो मैं हिट कर सकता हूं या मिस कर सकता हूं, दो ही केसेस पॉसिबल है। अगर मैं 10 बार हिट कर रहा हूं तो मैं सेम चीज बारी बारी रिपीट कर रहा हूं। सो दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं कोई आइटम्स को डिटेक्ट कर रहा हूं, डिफेक्टिव है या नहीं है डिफेक्टिव है, फिर से वही हो गया, मैंने एक बार किया फिर 2 बार किया 3 बार किया 10 बार सेम चीज करी, तो ऐसे क्वेश्चन में हिंट होता है अगर 10 बार 15 बार बहुत बार n टाइम्स सेम चीज रिपीट कर रहे हैं और हर बारी में आपके 2 ही आउटकम पॉसिबल है, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन में लिखा होता है BNP, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ एक नंबर लिख देगा यहाँ एक नंबर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिफाइन करता है, ये n डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को। तो अगर यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ हाफ लिखा हुआ है तो नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 है, p की वैल्यू हाफ है, ये क्वेश्चन में ये मतलब होता है। तो इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका आपको नोटेशन पता होना चाहिए। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करेंगे नंबर ऑफ सक्सेस का, तो आप कैसे करेंगे, 0 सक्सेस है तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी, 1 सक्सेस है तो ये आएगी प्रोबेबिलिटी, 2 सक्सेस है तो ये प्रोबेबिलिटी। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू मैंने पुट कर दी। 0 सक्सेस मतलब x की जगह 0, 1 सक्सेस मतलब x की जगह 1, 2 सक्सेस मतलब x की जगह 2। तो ऐसे अगर आप एक टेबल बना लेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया हमने, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके 2 ही आउटकम पॉसिबल है, बारी बारी वो कर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब यहाँ पे अगर आपको पता होगा तो px का जो सम है वो क्या आना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1, वो तो हमने पढ़ा ही है, दैट इज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी है यहाँ पे इसका सम बनाना चाहिए, तो आपको हमेशा ही अप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 इक्वल टू प्लस x इक्वल टू n, दिस इज नथिंग बट 1। ये वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये टर्म्स ऑफ p प्लस q की पावर n है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और ये 1 भी आएगा। तो अगर आप इन सब टर्म्स को ऐड करेंगे, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q की पावर n, और हमें पता है p प्लस q 1 होता है तो 1 की पावर n, इनका सम 1 आना ही चाहिए, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में ये काफी कॉमन है, एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस का मतलब क्या है, कम से कम एक सक्सेस। कम से कम एक सक्सेस का मतलब क्या है, आपके कौन से केसेस हो गए, या तो 1 सक्सेस या 2 सक्सेस, तो ये वाले सारे केसेस हो गए यहां से लेकर के यहां तक। तो उसको निकालने का इजी तरीका होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस। ऐसे हम करते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में हो सकता है एटलीस्ट 2 सक्सेस। एटलीस्ट 2 सक्सेस का मतलब क्या होगा, यहां से यहां, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस। अदर वे राउंड हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये ही क्वेश्चन 7 से 8 बार प्रीवियस ईयर में आपको दिखेगा। क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होता है, x लेस देन इक्वल टू 2 के प्रोबेबिलिटी बताइए, तो 0 1 2 तीनों की प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देते हैं, वैसे भी आता है क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन आता है मीन और वेरिएंस का। तो मीन और वेरिएंस का अगर हम लिखेंगे यहाँ पे, तो मीन का फॉर्मूला n मल्टीप्लाइड बाय p होता है। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना है तो n मल्टीप्लाइड बाय p, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है npq। ये दोनों फॉर्मूले हैं। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर भी लिखते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर npq आपको वहां पे करना है। तो ये कुछ हो गए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम ध्यान रखेंगे। और इस फॉर्मूले में एक अच्छी चीज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, कि जो भी ये क्वेश्चन एटलीस्ट 1 सक्सेस वाले बनाए जाते हैं, उसमें एक चीज मैंने कॉमन देखी है, उसमें p और q की वैल्यू जनरली सेम होती है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। तो उसमें अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे तो क्या आएगा, NCX यहाँ आएगा, और p अगर q सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, बेस सेम है तो पावर में n आएगा। तो यहाँ पे ये आंसर p की पावर n आएगा, NCX p की पावर n। इस तरह से फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे q आएगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि p और q सेम है, और x भी नहीं आएगा, x सिर्फ यहाँ पे आएगा। तो उस केस में ये होता है। तो उस केस में अगर एटलीस्ट 1 सक्सेस की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, तो आएगी 1 माइनस NC0 p की पावर n। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला वहां पे यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर जेईई का। जैसे देखिए, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज एटलीस्ट 0.9। तो कॉइन टॉस n टाइम्स किया है, तो फिर से वही हो गया, कॉइन टॉस का मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल n टाइम्स। तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एटलीस्ट 1 हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9। तो एटलीस्ट 1 का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, वही वाला केस लेंगे। तो यहाँ पे हो गया दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.9, तो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 0.1। अगर आप इधर उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे,
जीरो हेड मतलब सारे के सारे टेल, तो n टेल्स की प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो हेड, तो NC0 हेड की प्रोबेबिलिटी की पावर n, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो भी एक ही बात है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो NCN लिखेंगे क्योंकि n टाइम्स टेल अकर कर रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था एक की पावर n दूसरे की पावर 0, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है तो पावर में n ही आना है, तो डायरेक्टली में आप n भी लिख सकते हैं, उससे आपको n की वैल्यू निकालनी। तो 1/2 की पावर n लेस देन इक्वल टू 0.1, 2 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा, क्योंकि 0.1 को आप लिख सकते हैं 1/10, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 8, 4 पुट करेंगे तो 16, तो n की मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज 4, क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, n नंबर ऑफ टाइम्स टॉस किया है, नंबर कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन अगर हम टॉसिंग की बात कर रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको काफी दिखेंगे, एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। दिस इज क्वाइट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जेईई मेन में आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा एक और क्वेश्चन। यहाँ लिखा हुआ है एक स्टूडेंट अपीयर हुआ एग्जामिनेशन में 8 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। 8 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन मतलब 8 बार वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, 8 बार करेगा, हर क्वेश्चन में वही 2 चांसेस है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो जैसे आपको दिखता है सेम चीज 2 ही चांसेस होते हैं, बारी बारी रिपीट हो रहा है, तो उसके केस में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। द स्टूडेंट गेसेस द आंसर विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो मतलब ट्रू फॉल्स की प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है 1/2। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट n करेक्ट आंसर इज ग्रेटर देन इज लेस देन हाफ। अब इसमें एटलीस्ट n है, एटलीस्ट n है, उसमें एटलीस्ट 1 नहीं है, तो अब इसमें ज्यादा केसेस हो जाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं, r आंसर्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, r करेक्ट आंसर की। तो फॉर्मूला में पता है NCR 8CR हो जाएगा। अगर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं हाफ की पावर r, हाफ की पावर 8 माइनस r, दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो हाफ की पावर 8 यही यहाँ पे आएगा। अब r की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हैं, अगर एटलीस्ट n लिखा हुआ है, एटलीस्ट n का मतलब है कि n करेक्ट आंसर हो सकते हैं, n+1 करेक्ट हो सकते हैं, n+2 करेक्ट हो सकते हैं, ये आपको पता है। तो r की वैल्यू आप n से स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम कितने करेक्ट हो सकते हैं 8, तो आप एटलीस्ट n करेक्ट की बात करेंगे तो आप सम करेंगे 8cn 1/2 की पावर 8, 8cn+1 1/2 की पावर 8, 8cn+2 1/2 की पावर 8 अप टिल 8c8, क्योंकि 8 तक जा सकता है, तो n से लेकर के 8 का सम भी बोल सकते हैं। दिस सम इज लेस देन हाफ, हमें ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो अब ये 2 की पावर 8 यहाँ ले जाएंगे तो सिग्मा r इक्वल टू n से 8, 8cr का सम 2 की पावर यहाँ पे 8/2 आएगा, तो 2 की पावर 7 128 होना चाहिए। तो अब आपको ये सम देखना है n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 4 5 3 इस तरह से। तो हमें पता है 8cr का सम 0 से 8 तक होता है 256, ये आपको पता होगा, सिंपल फॉर्मूला बाइनोमियल का हमें पता है। अब n की वैल्यू निकालनी है तो आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, देखिए 8c0 निकालेंगे तो 1, 8c1 निकालेंगे तो 8, 8c2 निकालेंगे 28, 3 आएगा 56, 4 आएगा 70। ये 4-5 वैल्यू मैंने क्यों लिखी, इससे देखिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 से 8 की बात करता हूँ, तो इसको अगर आप 2 पार्ट में लिख लेंगे, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n, और फिर आप लिख लेंगे n से लेकर के 8, तो हमें ये लिखा हुआ है कि ये वाला जो सम है 128 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब 0 से लेकर के यहाँ तक जहां तक मैं जाऊंगा वहां का सम जो है 128 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि टोटल 256 है, 256 का हाफ ही 128 है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करिए, 1 + 8 हो जाएगा 9, 9 + 28 हो जाएगा 37, 37 + 56 हो जाएगा दैट इज 87 + 6 93। तो अगर यहां तक सम करेंगे तो ये 93 आएगा, 128 से ज्यादा नहीं आएगा। 120 से ज्यादा कब आएगा, जब 4 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो ये 128 से ज्यादा आएगा। तो 4 तक का अगर आप सम करेंगे तो ये 128 तक आ जाएगा, यहाँ पे 128 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है n नहीं होना चाहिए, सॉरी n-1 तक, वहां तक का सम जो है 128 से ज्यादा हो गया। तो 5 से लेकर के 8 का सम जो होगा मिनिमम, उसके केस में क्या आएगा, ये 128 से लेस आएगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था सेम टाइप के कॉन्सेप्ट पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 आ जाएगी कि 5 से लेकर के 8 तक का सम, और सिंपल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया है, कंप्लीट हो गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसमें मीन वेरिएंस के क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं मीन और वेरिएंस का, जिससे उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक रैंडम वेरिएबल x है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन 8 है, वेरिएंस 4 है, तो n मल्टीप्लाइड बाय p8 npq हो जाएगा 4, और हमेशा एक इक्वेशन लिखनी है p + q = 1। ये 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल npq की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, pq हाफ आएगा, n = 16 आएगा, आप सिंपल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस इन्फॉर्मेशन का तो सिंपल ये यूज है। प्रोबेबिलिटी x < 2 इज k/2 तो x = r के लिए प्रोबेबिलिटी का हमें फॉर्मूला पता है, p और q अगर सेम है, देखिए फिर से वही, तो ये p की पावर n ही आएगा यहाँ पे, 1/2 की पावर n। तो यहाँ पे अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ NCR 1/2 की पावर n ही यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/2 की पावर 16 ही आएगा। अब x < 2 के लिए लिखा है, मतलब 0 1 2 तीनों का सम हो गया है, k/2 की पावर 16, 0 पुट करेंगे तो 16c0 आएगा, और अपॉन 2 की पावर 16, 1 पुट करेंगे 16c1/2 की पावर 16, 2 पुट करेंगे 16c2/2 की पावर 16 इक्वल टू k/2 की पावर 16। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 16c0, 16c1, 16c2, इन तीनों का सम कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। इसके फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, मीन वेरिएंस कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब क्या होता है, सम ये वैल्यू 1 के बराबर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट n सक्सेस, एटमोस्ट n सक्सेस, इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा यहाँ पे वीडियो खत्म हो गया है प्रोबेबिलिटी का। मैंने हर कॉन्सेप्ट को कवर करने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश कवर करी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं जेईई मेन के हिसाब से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल फॉर अपकमिंग मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।